अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। बताना हमें आपको ये है कि चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने काबुल का दौरा किया है। वांग जी 2017 यानी 2017 के बाद अफ़गान तालिबान के दौर के हुकूमत में पहली बार ये दौरा किया है। उन्होंने अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ अफ़गानिस्तान को दरपेश जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की गई है। नाज़रीन, अगर हम अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर बात कर लें, मौजूदा बहरान का जायज़ा ले लें, तो 3 करोड़ 38 लाख आबादी वाले मुल्क में निस्फ आबादी जो है इस वक्त भूख का शिकार है। 3.2 मिलियन बच्चे भी ग़िज़ाई किल्लत के दहाने पर हैं। अफ़गानिस्तान में जारी बहरान और चीनी वज़ीर ख़ारिजा के इस दौरे पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जी, उनका तज्ज़िया भी शामिल कर लेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने काबुल का दौरा किया और अफगान तालिबान हुकूमत के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। ये दौरा एक ऐसे मौके पर किया गया है जब एक हफ्ते बाद ही 30 और 31 मार्च को चीन अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान हुकूमत की मदद से मुताल्लिक उमूर तय किए जाएंगे। इजलास में तालिबान क़यादत को मौका दिया जाएगा कि वो अपने मुल्क के हालात के बारे में बता सकें। इस मुलाकात में पाकिस्तानी हुकाम भी शामिल होंगे। इससे कबल पाकिस्तान और ईरान तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने के बाद हमसाया ममालिक के ऐसे ही इजलासों की मेजबानी कर चुके हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बनने के दहाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी तंजीमों के मुताबिक 38 मिलियन आबादी वाले मुल्क अफगानिस्तान की निस्फ आबादी भूख का शिकार है। 3.2 मिलियन बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के दहाने पर हैं। गुज़िश्ता अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से दुनिया भर ने अफगानिस्तान की इमदाद बंद कर दी थी, जिसके बायस तालिबान हुकूमत मुआशी बहरान का सामना कर रही है। दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $16 मिलियन की नकद इमदाद दी गई थी। अमेरिका की जानिब से मुंजमद $7 अरब में से आधी रकम 9/11 के मुतासिरीन में तकसीम, जबकि बाकी आधी अफगान अवाम की मदद के लिए खर्च करने की मंजूरी दी गई। ये रकम अफगान तालिबान हुकूमत को ताहाल नहीं मिल सकी। आलमी बैंक ने भी अफगान तालिबान हुकूमत को $1 अरब इमदाद का ऐलान किया है। बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम न किए जाने के बायस ये रकम बराह रास्त काबुल को नहीं दी जा सकती। माहिरीन के मुताबिक चीन की ख्वाहिश है कि कई दहाइयों से बदअमनी का शिकार मुल्क में अमनो इस्तेकाम हो, ताकि चीन माली फवायद हासिल कर सके। चीन के मुताबिक अगर अफगानिस्तान में इस्तेकाम होगा तो न सिर्फ अफगानिस्तान में चीनी सरमायाकारी के मंसूबे महफूज रहेंगे, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी जैसे बड़े मंसूबे भी मुतासिर नहीं होंगे। चीन के लिए एक पुरअमन पड़ोसी मुल्क इसके लिए बेल्ट एंड रोड मंसूबे को तौसी देने में मददगार साबित होगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे से तालिबान हुकूमत को सफारती सतह पर मदद मिल सकती है। बिल्कुल जी, चीनी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा काबुल, इसी पे बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है, वीडियो लिंक पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह हमने रिक्वेस्ट किया आपसे और आपने वक्त निकाला है अपना। सर, ये फरमा दीजिएगा, चीनी वज़ीर ख़ारिजा का काबुल का ये दौरा ऐसे मौके पर हुआ है जब अभी एक रोज़ पहले OIC इजलास में उन्होंने शिरकत की है, उसके बाद ये वहाँ अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। कितना अहम है उनका दौरा और ये टाइमिंग कितनी अहम है सर? ये एक बहुत ही अहम दौरा है, इसलिए ख़ास तौर पे अनअनाउंस्ड वन डे, और हमें पता है कि 31 को नेबरिंग कंट्री के सारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में इकट्ठे हो रहे हैं इसी सिलसिले के। तो अगर आई थिंक उससे पहले उन्होंने 1-to-1 फॉरेन मिनिस्टर से बात की अफगानिस्तान से, जाहिर है कि उन्होंने उसमें बहुत बात की होगी, इकॉनमी की बात की होगी, स्टेबिलिटी की बात की होगी, उसके बाद उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बात की होगी कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम हैं, स्टूडेंट्स के खास तौर पर स्कॉलरशिप की बात। आई थिंक ये भी एजेंडा में था कि किस तरीके से स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि उनकी एजुकेशन सफ़र ना हो सके। उसके बाद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर ज़रूरत है, ख़ास तौर पे व्हाट ऑल अफगानिस्तान एंड चाइना कैन सपोर्ट इन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर, फिर माइनिंग के अंदर वहाँ पर वो क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन वहाँ पर चाहिए और ये चाइना बहुत इंटरेस्टेड है इसके अंदर
बिकॉज उनकी इतना ही ज़्यादा अफगान गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा, जिससे वो इकोनॉमिकल वायबल होंगे, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। इसके अच्छा, साथ साथ बताइएगा जब आप जी सर, जी सर। इसमें फिर सेकंड है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सी पैक के लिए पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये अफगानिस्तान की दोबारा एक मीटिंग होने वाली है, हाँ जिसमें वो जी। डिस्कस करेंगे कि इसमें अफगानिस्तान को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, कि जो सी पैक की कंस्ट्रक्शन 25 बिलियन का लोन पाकिस्तान को उन्होंने दिया हुआ है सी पैक के लिए, उस पर इनको डफटेल कैसे किया जाए। तो ओवरऑल ये बहुत अहम विजिट है। और इसके बाद 31 मार्च को जो वहाँ गेट टुगेदर होगी फॉरेन मिनिस्टर की, वो इससे ज़्यादा अहमियत ले जाएगी। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन बहुत सारे इस्लामी मुल्कों में सरमायाकारी कर रहा है, दिलचस्पी भी रखता है, यही वजह है कि इसको इस OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में मदऊ भी किया गया, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से। ये फरमा दीजिएगा कि अफ़गान तालिबान हुकूमत भी चीनी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। क्या ये पॉसिबल होगा चीन के लिए, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया है। पॉसिबल है चाइना के लिए कि इस तस्लीम किए जाने के अमल से पहले ही वहाँ पर कुछ सरमायाकारी कर सके, या आपको लगता है कि वेट किया जाएगा तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने नहीं, तक? देख ये बिल्कुल थोड़ा वो वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। दिस इज व्हाट दे वांट, दे आर पुटिंग प्रेशर। आपने देखा कि उसके फौरन बाद रशिया डेलीगेशन भी वहाँ पर गया है पाकिस्तान से। उन्होंने जाके अलहदा बात की है कि उनके जो ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम्स है और इश्यूज हैं वो बात कर रहे हैं। बेसिकली दे वांट टू शो सपोर्ट दैट नाउ द ईस्टर्न ब्लॉक इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट इंस्टेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस जो वहाँ पर हैं उनको रिट्रीव करने के लिए। और इसीलिए वो ज़्यादा पुश कर रहे हैं अमेरिकन को कि जो $9 बिलियन का उन्होंने फ्रीज किया हुआ पैसा, जिसमें तकरीबन $7.5 बिलियन वो 9/11 के विक्टिम को दें, जो कि बहुत अनफेयर है। देखें, ये पैसा $9 बिलियन जो है ये अफगान अवाम का, ये अफगान हुकूमत का नहीं है। बिल्कुल। अगर वो समझते हैं कि अफगान अवाम का, तो उनका राइट है, ये पैसा उनको मिलना चाहिए। जिस तरीके ने वेस्ट ने 4 दहाइयों का वहाँ जुल्म और बर्बरियत किया है, उनको अभी रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ये मॉरल ड्यूटी है नेटो की और यूरोप कंट्री की और अमेरिका की कि इसको रीबिल्ड करें। लेकिन क्योंकि वहाँ पर अभी स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी होगी तो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनेगा। तो सर तो बहुत बड़ा हमारी सवाल तो यही है ना ब्रिगेडियर साहब कि क्यों नहीं है स्टेबिलिटी? अगर स्टेबिलिटी नहीं इसलिए नहीं है है, तो किसको लेके आनी है सर? अमेरिका को लेकर देखें आनी है, यूरोपीय ममालिक को लेकर आनी है, मुस्लिम उम्मा को लेकर आनी है, किसको लेकर आनी है? और फिर किस चीज़ का इंतज़ार है सर? इसका इंतज़ार ये है कि अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज दे डोंट वांट स्टेबल अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान को स्टेबल करना होता तो वो इतना वेपन और एमुनिशन जो खुला छोड़ के चले गए हैं, ताकि ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए और नेबरिंग कंट्री में जो हालात ख़राब हों, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी होती रहे, वहाँ से दहशतगर्द दूसरे से हमसाया मुल्कों में प्रॉब्लम करते रहे, और किसी तरीके से भी अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा, मीन्स चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव नहीं बनेगा, हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बलूचिस्तान में नहीं होगी, और बलूचिस्तान में अमन नहीं होगा। अगर अमन नहीं होगा तो सी पैक मनसूबा हमारा डिले होगा। ये डिज़ाइन है उनके। इसके लिए अच्छा, हमारे रीजन के ये सारी यूनिट्स चीज़ अगर चाहिए। अफगानिस्तान में अमन नहीं होता है तो सर ये तो तमाम ही जो खत्ते के ममालिक हैं उनके लिए बेहतर नहीं है। चाइना को देख लीजिए, चाइना के लिए नहीं बेहतर है। रशिया को देख लीजिए, रशिया के लिए नहीं बेहतर है, दीगर ममालिक के लिए भी नहीं है। तो फिर आपको नहीं लगता कि चलें ना देखा जाए फिर अमेरिका की तरफ, जो इस खत्ते के ममालिक हैं वही कम अज़ कम मिलकर बैठ जाएं, वही कुछ कर ले अमन के क़याम के लिए, या उनमें से कोई एक मुल्क एटलीस्ट इसको तस्लीम कर ले? आपको लगता है ये हो सकता है, किया जा सकता है? देखिए, यही प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि रीजन में अभी रीअलाइनमेंट हो रही है कि अफगानिस्तान हैज़ टू बी स्टेबल। और उसके लिए ज़ाहिर है कि इंडिया भी वहाँ पर अपने वहाँ पर उनके पहले टेंटिकल्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, फिर बाकी ममालिक के हैं। अमेरिकन भी जाते हुए अपने बहुत ज़्यादा फ्रंटली लोगों को छोड़ गए हैं ताकि यहाँ पर अमन कायम ना हो। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान की है कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं। लेकिन उसके लिए द प्रॉब्लम इज़ कि नोबडी वांट्स कि वी शुड बी सिंगल्ड आउट। इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका भी इसको तस्लीम करे। उसके लिए कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए, और उसके साथ एक ह्यूमन राइट जो वो कहते हैं लेडीज़ का, वो मसला ख़त्म हो जाए। इसके लिए ये पाकिस्तान, चाइना, रशिया। साहब के भी पिछले दिनों जब बहुत सारी तालिबात जिनको कहा गया था कि ठीक है जी आप मार्च में आ जाएं, आपको बिल्कुल
जो तदरीसी जगहें वो खुली हुई मिलेंगी, लेकिन फिर उनके आने के बाद उनको घरों को वापस भेज दिया गया। उनसे कहा गया कि नहीं जी अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाए तो आप वापस चले जाएं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये उस चीज़ का रिएक्शन है कि जब तालिबान ने सारी चीज़ों पर रजामंदी जाहिर कर दी थी, ख़वातीन की तालीम के हक़ पर भी आ गए थे, इजाज़त भी दे दी थी, फिर भी अमेरिका ने कुछ मदद नहीं की, तो ये उसका रिएक्शन आया है कि ये फ़ैसला जो है अफ़गान तालिबान हुकूमत ने वापस ले लिया है। तो इससे तो चीज़ें और गड़बड़ हो जाएंगी ना सर। देखिए बात यह है कि जब अमेरिकन अगर चाहते तो उनको पूरा पैसा रिलीज़ करना चाहिए। जिस वक्त अफगानिस्तान में पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाएगी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी हो जाएगी, लोगों को वहाँ पर भूख अफलास ख़त्म हो जाएगी, लोगों को जॉब मिल जाएंगी, उनको तनख्वाहें मिलने लग जाएंगी। जब ये चीज़ें होंगी तो जब रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम होगी, उसके बाद अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो है अलकायदा है, दाइश है, TTP है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो चाइना को अफेक्ट करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब वो खुद ही इफेक्टिव नहीं है, जब खुद इनकी रेट कायम नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? ये वजूहत है जिसकी वजह से ये हमारे रीजन के मालिक उनको जोर दे रहे हैं, बट उसके लिए दे नीड मनी, दे वांट इकोनॉमिक वायबिलिटी। वो पैसा $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक से बात करें वो मिल रहा है, $3-4 बिलियन ये इनका रिलीज़ हो जाएगा। तो उससे कम अज़ कम ये अपने हालात बेहतर करेंगे, और जो भी भूखा होगा, जिसके पास जॉब नहीं होगी, that gentleman or the lady will fall prey to foreign intelligence agencies to work against the interest। यही चाइनीज़ ने उनसे बात की है कि आपकी सरजमीन जो आपने वादा किया था, प्लीज़ इंश्योर कि ये किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। ख़ास तौर पे ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो वहाँ ओहिगर्स के लिए इस्तेमाल होती है, वहाँ ना हो सके। ये बात है जिसकी वजह से वी डोंट वांट कि हम सिंगल नोटिस हमने एक्सेप्ट कर लिया, वी वांट कि वर्ल्ड शुड टेक इनिशिएटिव, और पाकिस्तान अंडर हैंड तो पूरा उनको सपोर्ट हम कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, लेकिन खुलेआम हमारी एम्बेसीज भी वहाँ पर मौजूद हैं। वी वांट के सारे ये जो ममालिक रिस्पॉन्सिबल हैं यूरोप के, दे शुड कम फॉरवर्ड। इट इज़ ए मॉरल ऑब्लिगेशन। उनको ह्यूमन राइट्स तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन जो वो लोग मुल्क का हाल करके गए हैं वो उनको नज़र नहीं आता, उनका पैसा लेके बैठ गए हैं वो उनको नज़र नहीं आता। तो ये डुप्लिसिटी जो पॉलिसी है, दोगली पॉलिसी, ये ख़त्म होनी चाहिए। आई एम श्योर कि अभी ये रियलाइजेशन हो रही है, इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई है, आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। आई एम श्योर कि कुछ महीनों के अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, आपको उम्मीद है कि कुछ महीनों के अंदर से ही, लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त निकाल रहे थे, बात कर रहे थे जी अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। अमेरिका का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो अगली खबर जो है अमेरिका ही के हवाले से, और ये जुड़ी है ईरान के साथ। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन हुआ क्या है, हुआ वही है जो हमेशा से इन मुज़ाकरात के बाद होता चला आया है कि अभी इत्तलात आ रही हैं कि इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हालिया दिनों में अमेरिका की जौहरी डील के हवाले से बहुत सारी मुस्बत बातें जो अमेरिका की जानिब से सामने आ रही थी, लेकिन अब ईरान की जौहरी सलाहियतों को महदूद करने और 2015 के जौहरी माहदे की बहाली के मामला तय पाने की तवक्कुआत जो है खासी मान पड़ती दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने हालिया बयान में खबरदार किया है कि अगर तेहरान अपनी ज़िद नहीं छोड़ता तो फिर अमेरिका प्लान बी की तरफ चला जाएगा। अमेरिकी अहदेदारों का यह भी कहना था कि उनका ख्याल था कि तेहरान इतवार के रोज़ नए फ़ारसी साल के आगाज़ के बाद माहदे पर पहुंच जाएगा, लेकिन ईरान का लबो लहजा ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता कई माह से ईरान, बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान और रूस के साथ वियना में जौहरी डील के लिए मुज़ाकरात कर रहा था, जिसमें अमेरिका का बिलवास्ता तौर पर हिस्सा हम देख रहे थे कि हिस्सा ले रहा था अमेरिका। लेकिन एक नया मामला सामने आ गया है। नया मामला यह है कि जी अब अमेरिका ये बयानात हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है कि ईरान तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और ईरान तो अपनी हटधर्मी पर कायम है, ईरान तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, और ये ज़िद जो है ये अमेरिका मानने वाला नहीं है। आखिर ये ज़िद है क्या, ये सारा मामला है क्या, कहाँ पर आकर इन मुज़ाकरात के अंदर डेड लॉक पैदा होता है? इस पर हमारे पास एक पैकेज है, पैकेज देखते हैं, फिर गेस्ट होंगे, उनसे भी बात कर लेंगे। अमेरिका ईरान जौहरी डील होने के इम्कानात कम होने लगे। हालिया दिनों में ऐसे मुताद्दिद मुस्बत इशारे सामने आए जिससे ऐसा लगता था कि ये मुआहदा बिल आखिर तय पा सकता है। इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त ईरान में बरसों की नजरबंदी के बाद बुध के रोज 2 ईरानी नज़ाद बरतानवी शहरियों की रहाई को करार दिया जा रहा था, लेकिन अब ईरान की जौहरी सलाहियतों को महदूद करने और 2015 के जौहरी माहदे की बहाली के मामलात
तय पाने की तवक्कुआत मान पड़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने हालिया बयान में खबरदार किया है कि अगर तेहरान अपनी जिद नहीं छोड़ता तो फिर अमेरिका प्लान बी की तरफ जाएगा। अमेरिकी ओहदेदारों का कहना है कि उनका ख्याल था कि ईरान इतवार के रोज नए फारसी साल नौरोज की तकरीबात के बाद मुआहदे पर पहुंच जाएगा, लेकिन ईरान का तो लबो लहजा ही बदला हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका 2015 के जौहरी मुआहदे पर मुकम्मल तौर से अमल दरामद की जानिब वापसी के लिए बाहमी रजामंदी या अदम रजामंदी दोनों सूरतों के लिए तैयारी कर रहा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अब जिम्मेदारी तेहरान की है कि वो फैसला करे। अमेरिका का कहना है कि मुतअद्दिद मुश्किल मसाइल पर काम कर रहे हैं। ईरान को रायती भी दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने वाज़ेह नहीं किया कि इख्तिलाफ किन बातों पर है। 2 दिन पहले ईरान के एक सीनियर फौजी कमांडर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल करीब में तवील फासले के ड्रोन तैयारों और एंटी टैंक मिसाइलों की रहनुमाई करने की जानिब इशारा दिया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से खिताब में सीनियर अफसर ने कहा कि बहुत जल्द ही तवील फासले के ऐसे ड्रोन तैयारे सामने आएंगे जो हर तरह के मौसम में अपनी कार्रवाइयां अंजाम देने की तवानाई रखते होंगे। हमारे दुश्मनों ने गुज़िश्ता 43 बरसों से मुल्क के खिलाफ कई तरह की साजिशें की हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली और वो हर महाज पर नाकाम रहे। अमेरिका का हालिया रवैया इस बयान का पेश खैमर कहा जा सकता है। गुज़िश्ता कई माह से ईरान, बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान और रूस के साथ वियना में जौहरी डील के लिए मुज़ाकरात कर रहा था, जिसमें अमेरिका बिलवास्ता तौर पर हिस्सा ले रहा था। हालिया दिनों दोनों ही फरीक कह रहे थे कि दूसरे फरीक को मुश्किल फैसले करना होंगे। माहिरीन के मुताबिक ईरान 2 मकासद हासिल करना चाहता है। पहला तो ये कि उसे अमेरिका के इस मुआहदे से अलग होने की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाए, और दूसरा उसके ताकतवर पासदाराने इनकलाब को वाशिंगटन की सरकारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाला जाए। अब इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में ही जौहरी डील का मुस्तकबिल तय करना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत अरसे से, बहुत सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं 2018 के बाद से, आज जब से अमेरिका वापसी की कोशिश कर रहा है कि जी जल्दी मुज़ाकरात का कोई ना कोई हल निकल आएगा और जल्दी अमेरिका जो है इस डील के अंदर वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ चीज़ें हमने आपको रिपोर्ट के अंदर बताई हैं। कुछ चीज़ें हम पूछ लेते हैं जी अनवर इकबाल साहब से, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जी अभी अमेरिका की जानिब से एक नई बात जो इसमें कर दी गई है वो ये कर दी गई है कि हमें तो लग रहा था कि ये जो नए साल का आगाज़ हो रहा है ईरान के अंदर, इसके ऊपर कोई ना कोई डील हो जाएगी, लेकिन अभी तक ईरान जो है वो अपनी हट धर्मी पर कायम है। ये वो बातें हैं जो वजह बनी हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत पहले से दूरी की। आज इस तरह के एकदम से बयानात जो है अमेरिका की तरफ से दे दिए जाते हैं, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले, अभी कुछ रोज़ पहले जब हमने इसी प्रोग्राम में बात की थी ईरान और अमेरिका के हवाले से, तो हमने आपको इत्तला दी थी कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई देता है इस डील के अंदर वापसी के लिए, और अमेरिका की जानिब से कहा यह गया था कि बस अब मामलात जो है उनको हतमी शक्ल दे दी गई है और अब नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग हो रही होगी उसके अंदर ये मुआहदा जो है ये दुनिया के सामने आ जाएगा, डील हो जाएगी। लेकिन ये डील नहीं हो पा रही है। इसमें 2 मकासद जो हमने आपको बताए हैं, एक तो ये है कि जो पासदाराने इनकलाब है इसके ईरान के, उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहता है ईरान, और दूसरा तहफ़्फ़ुज़ उसको ये चाहिए कि अगर अमेरिका इस डील के अंदर शामिल नहीं भी होता है तो फिर भी ईरान को इस पर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ईरान ये चाहता है कि उसको प्रेशराइज़ करके, उसको ब्लैकमेल करके, उसको थ्रेट करके ये जो डील है ये नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए। सो उसने इसके लिए अपने जो मुतालिबात हैं, अपने मफादात को देखते वो अमेरिका के सामने रखे, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका इस वक्त अपने मफादात को देख रहा है। लेकिन ठीक है, अपने अपने मफादात तो देखे जाने चाहिए, लेकिन उसमें कहीं इस चीज़ का तासुर नहीं दिया जाना चाहिए कि जी आप सुपर पावर हैं तो आप किसी भी मुल्क को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब यहाँ आप यही देख लीजिए कि आज ये भी बयान दे दिया गया अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान की जानिब से, कि अगर ईरान ने हटदर्मी नहीं छोड़ी तो वाशिंगटन जो है वो प्लान बी अपनाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुज़ाकरात भी कर रहे हो, आप थ्रेट भी कर रहे हो? ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं जी अनवर इकबाल साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेबी, माफ़ कीजिए आपको तकलीफ हुई ज़रा मिलाने में।
नहीं, वी डू अंडरस्टैंड। आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी का इशू था। बहरहाल बहुत शुक्रिया नवाजिश, आप वक्त निकाल रहे हैं। सर ये फरमा दीजिएगा कि ये अमेरिका क्या कर रहा है? आप मुसलसल देख रहे हैं, आप मुज़ाकरात पर भी ज़ोर देता चला आ रहा है, मुज़ाकरात करता भी है, अपनी चीज़ें भी सामने रखता है, कहीं ना कहीं ईरान की मैं बातें मान लूँगा ये भी कह देता है, और फिर अचानक से न जाने उसे क्या सोचती है कि ये कह देता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं प्लान बी पे आ जाऊँगा। तो ये धमकी मुज़ाकरात के साथ चल सकते हैं सर? बिल्कुल चल सकते हैं। पावर पॉलिटिक्स अच्छा। यही होती है। देखें, हर मुल्क जो है ना, कहा ही जाता है, बिल्कुल अब क्लेशे क्लीशे सा बन गया है, लेकिन हकीकत यही है कि मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं होती, ताल्लुकात नहीं होते, सिर्फ मफादात होते हैं। और मुफादात, हर मुल्क वेरी ट्रू। करता है इन मामलात में कि अपने मफादात को जितना पुश कर सकता है उतना पुश करे। और तो अमेरिका भी यही कर रहा है। जब उनको एहसास होगा कि इससे ज़्यादा पुश नहीं कर सकते तो वहाँ पर रुक के वो कोई समझौता भी कर लेंगे। अभी तक उनको ये देखें ना, इस वक्त अमेरिका चाह क्या रहा है। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हुई है शुरू, वो ही है यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन की वजह से जो पाबंदियां लगी हैं, उन पाबंदियों की वजह से पूरी मगरबी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अमेरिका में इस वक्त यानी एक महीने में $2 से भी ज़्यादा कीमत बढ़ी है पर गैलन। तो बहुत बड़ा इजाफा है ये। यानी $3 से $3.5 से लेके, बल्कि 3.19 3.20 का था। अब इस वक्त बाद स्टेट्स में $6 का भी बिक रहा है। 6 से ऊपर भी चला गया पेट्रोल एक गैलन का। तो और यूरोप में से भी बुरा हाल है, क्योंकि और ये सारा जो प्रेशर है वो यूरोप की वजह से है। क्योंकि यूरोप को जो तेल सप्लाई होता था वो रूस से, और वो जो कमी हुई है उसको अमेरिका अपने ज़खायर से पूरा कर रहा है। अच्छा, फिर अमेरिका जो अपने मुल्क के अंदर जो तेल है वो निकालते नहीं है। वो कहते हैं उससे जी। जो एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब होती है। तो वो उनका इनका अपना जो तेल होता है वो सारा इन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है, उसको ज़ख़ीरा किया हुआ है। अपना तेल बहुत कम निकालते हैं, बहुत कम हम्म। निकालते हैं। हम्म। तो अब उस ज़रूरत को, उसको, वो जो कमी हुई है उसको ऑफसेट करने के लिए, उसको कमी को पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि ईरानी तेल जो है वो मार्केट में आए। और सही। इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द ईरान से कोई बात बन जाए, कोई समझौता हो जाए जिसके तहत वो तेल मार्केट में पहुंच जाए, ताकि प्रेशर कम हो। क्योंकि अब इनके पास चॉइस एक है कि एक तरफ ईरान है जिससे ताल्लुकात एक बड़े अरसे से कशीदा हैं, दूसरी तरफ रशिया है जिस जो कि इस वक्त लगता है कि ज़्यादा बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए। तो वो जी। बड़े थ्रेट छोटे थ्रेट को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। मगर वो डेस्परेशन इनकी इतनी शदीद नहीं है अमेरिका की कि वो तमाम शराइत मान लें। वो मानेंगे ज़रूर बात, लेकिन जिस हद तक हो सकेगा उस हद तक मुज़ाकरात करने की, बातचीत करने की, अपने मफादात को पुश करने की कोशिश करेंगे। और सही। ईरान भी यही करे। ईरान भी अपनी शर्तों पे देखें बिल्कुल कायम है। अब मसलन ये कि उसने जो कहा है कि उनकी जो रिपब्लिकन गार्ड है उस पे उस पर से पाबंदियां उठाई जाएं, और ये सब उठाए मुख्तलिफ जाएं। चीज़ें हैं। आखिर में एक ऐसी सूरत हाल आएगी, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें दोनों मुल्क इस चीज़ को महसूस करेंगे कि मज़ीद प्रेशर एक दूसरे पे नहीं डाला जा सकता। तो फिर वो फैसला भी कर लेंगे। अच्छा, क्या ये भी हो रहा है अनवर साहब के साथ साथ किसी फाइनल, किसी हतमी नतीजे से पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ छोटे मोटे मुतालिबात जो हैं वो मनवाए जा रहे हों? क्योंकि हमने ये देखा है कि बड़े बरसों की नज़रबंदी के बाद अभी चंद रोज़ कबल 2 ईरानी नयाद जो बरतानवी शहरी थे उनको रिहा किया गया है। बहुत सारी जगहों से ये भी कहा गया कि माहदे का हिस्सा ही था जो ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है। तो क्या फिर ईरान ने भी उसके बदले में कुछ अपने मुतालिबात मनवा लिए होंगे या नहीं? अभी उसने तो ये कर दिया है। देखिए अभी जी सर। देखिए वो बात, अभी तो ईरान का कोई ऐसा मुतालबा छोटा मोटा है नहीं। सही। ईरान का तो, लेकिन जो असल जो मकसद है ईरान का, ईरान जो है तेल प्रोड्यूस करने वाला, गैस प्रोड्यूस करने वाला बहुत बड़ा मुल्क है। और ईरान में जो आपने देखा होगा कि ईरानी करेंसी का क्या हाल हो गया है। यानी पाकिस्तानी रुपए भी जाके आप लोग जाते हैं, अगर वहाँ 1,000 रुपये चेंज करवाते हैं तो लाखों ईरानी करेंसी मिलती है, लाखों तो। और जी। उनके नोट्स भी देखिए, मिलियन तुमान या क्या रियाल के नोट्स हैं। और वो तो वो उसकी वो बिल्कुल यानी एक आर्टिफिशियल है ये जो उनकी इकॉनमी पे जो दबाव है। क्योंकि उनके अपने रिसोर्सेज इतने हैं कि वो बहुत खुशहाली से रह सकते हैं। ठीक। और उनके पास उनकी जो रकम अब जो अमेरिका वगैरह के पास है उस पर भी याद है आपको, कुछ रिलीज भी हुई थी, वो भी रिलीज होनी है। तो हम्म। अगर ये पार्टनरशिप
पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएं तो ईरानी इस बात को समझते हैं कि वो इतने खुशहाल हो जाएंगे कि उसके बाद वो फिर अपने अपनी जो बाकी मसाइल हैं उनका हल तलाश कर सकते हैं, बाकी शराइत भी मनवा सकते हैं। तो ईरानियों का फोकस जो है वो पाबंदियाँ उठाने पर है, लेकिन उसके साथ साथ और भी दूसरे मुतालबात हैं, जैसे मैंने आपको रेवोल्यूशनरी गार्ड वाली बात बताई। और ये जो इनको रिलीज़ करना है वो वैसे ही है जैसे आप कहीं मिलने जाते हैं, आप मुज़ाकरात में जाते हैं, तो अगर वो दोस्त ना सही दुश्मनों के दरमियान भी मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें ये तो होता है ना कि ड्रिंक्स का तबादला होता है, फूल भी दिए जाते हैं। तो अब ये समझ लें फूलों का और ड्रिंक्स का तबादला हो रहा है अभी। ठीक है, मामलात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चूँकि उलझ गए हैं, तो थोड़ा बहुत सुलझाव लाने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा अनवर साहब, फिर ये फरमा दीजिएगा कि ये जो 2 बड़े मुतालिबात हैं जिसका आपने सर अभी ख़ुद जिक्र फरमाया, कि पहला तो ये कि अगर अमेरिका इस मुआहदे से अलग भी हो जाता है तो ईरान को अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो है वो दी जाए। दूसरा ये है कि जिनका आपने भी जिक्र किया, ताकतवर जो पासदाराना इनकलाब हैं उसके ऊपर जो वाशिंगटन की सरकारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त है उसके अंदर जो इनको शामिल किया गया वो निकाल दिया जाए। सुनने में तो सर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है ईरान की, लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि अमेरिका की जानिब से कहाँ पर क्या इशू आ रहा है, क्यों इन मुतालिबात को इतना बड़ा माना जा रहा है कि बाज़ औक़ात इनसे इनकार ऐसा लगता है कि कर दिया गया और मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है। सर देखिए, तकरीबन 79 में रेवोल्यूशन आया था, अब कितने 40 साल से ऊपर हो गए शायद, है ना? जी जी तकरीबन। तो आपने एक नैरेटिव, दोनों ने अपने अपने अवाम को बेचा है। अमेरिका ही नहीं है, ईरान में भी देखें हर जुमे को नारे लगते थे मर्ग बर अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने भी ईरान को एक बहुत बड़ा दुश्मन बना के पेश किया है और बहुत बड़ा खतरा बना के पेश किया है। तो आप एक तरफ जब यहाँ एक तरफ अमेरिकी हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही, तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस में ये भी करारदादें भी पेश की जा रही हैं कि इन मुज़ाकरात को रोका जाए, ईरान से कोई समझौता ना किया जाए। और मेरा ख़्याल है कि ईरान को भी और अमेरिका की मौजूदा हुकूमत को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि यहाँ दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात होने वाले हैं कांग्रेस के, जी जी होने और वाले हैं, बिल्कुल। लगता यही है कि इन इंतखाबात में जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है यानी डेमोक्रेट्स, ये हार जाएंगे और रिपब्लिकन जीत जाएंगे। अगर रिपब्लिकन जीत गए और कांग्रेस के दोनों ऐवानों में उनकी अक्सरियत हो गई तो फिर कोई भी समझौता कांग्रेस पास नहीं करेगी और वो समझौता वहाँ जाके फंस जाएगा। तो ठीक है। दोनों जल्दी में भी हैं, चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हो जाए मुज़ाकरात, लेकिन ये जो नया नैरेटिव है उनको दोनों को अपने अवाम को बेचने में तकलीफ भी हो रही है। ठीक है जी, तो ये असल वजह है। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब आपके तज्ज़िये के लिए, आपके वक्त के लिए। बात हम कर रहे थे जी ईरान अमेरिका ये जो मुआहदा होने के करीब पहुंचता है, हो नहीं पाता, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर तज्ज़िया ले रहे थे अनवर इकबाल साहब का। आगे बढ़ जाते हैं, रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ये जंग आज 29वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। रूसी फोर्सेस की खार्किव में बमबारी जारी है। इलाकाई गवर्नर ने 6 अफराद के हलाक होने और 12 के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है, जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो ये बताते हैं कि इस जंग में 1035 यूक्रेनी शहरी मारे गए हैं, जबकि 1650 ज़ख्मी हुए हैं। 90 बच्चे भी इसके अंदर शामिल हैं, जो कि यकीनन बहुत ही अफसोसनाक अमर है। खैर, आलमी अदारे सेहत ने भी रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन में सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले मराकज़ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। यूक्रेनी बाशिंदों की तिब्बी सहूलियात तक रसाई भी नहीं है, महदूद हो चुकी है। ब्रसल्स में 3 बड़े बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास हो रहे हैं और नेटो ने कहा है कि अब तक 7000 से 15,000 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। खदशा भी जाहिर किया है कि यूक्रेन हमला आहिस्ता आहिस्ता जो है एटमी जंग की जानिब बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, सूरत हाल बिगड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन 24 फरवरी को यूक्रेन की सड़कों पर चहल पहल थी, आज हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। आखिर इस जंग की वजह क्या बनी? कौन सी क़ुव्वतों ने रूस को यूक्रेन पर हमले पर मजबूर किया? इस पर हमारे नुमाइंदे तलहा जहांगीर मीर ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। तकरीबन 1 महीना पहले यूक्रेन कुछ ऐसा दिखाई देता था। पर अब यूक्रेन ऐसा मंजर पेश करता है। रशिया और यूक्रेन की जंग को 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस जंग को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की सबसे खतरनाक जंग भी करार दिया गया है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये जंग शुरू क्यों हुई? नेटो, रशिया और यूक्रेन, इनकी हिस्ट्री क्या है
और क्या नेटो ने मजबूर किया रशिया को कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करे? मैं हूं तलहा जहांगीर मीर और आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखूंगा। पिछले कई अरसे से पुतिन मुसलसल इस बात का तस्करा कर रहा था कि न सिर्फ यूक्रेन और रशिया एक मुल्क है, बल्कि यूक्रेनियन और रशियंस लोग भी एक ही है, और तारीख भी हमें इसी बात की गवाही देती है। 18वीं सदी में यूक्रेन सल्तनत रूस का हिस्सा था। फिर 1917 में रूसी इनकलाब बर्पा हुआ, जिसकी वजह से सल्तनत रूस को खाना जंगी ने अपनी लपेट में ले लिया और सल्तनत जवाल का शिकार हुई। इसी दौरान यूक्रेन ने आज़ादी हासिल की, लेकिन यह मुल्क ज्यादा देर तक आज़ाद न रह सका। 1922 में सोवियत यूनियन के बनते ही यूक्रेन को इस यूनियन में शामिल करके सोवियत यूनियन की पहली जमहूरियत करार दे दिया गया। अगले 10 सालों में सोवियत यूनियन फैलता चला गया। वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम तक सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस यहाँ तक फैल चुका था, जबकि मगरबी ममालिक को इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल था। ऐसे यूरोप तकसीम हुआ और फिर कोल्ड वॉर यानी सर्द जंग का आगाज हुआ। सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम की, जिन्हें वो बासानी कंट्रोल कर सकता था, जबकि मगरबी ममालिक में जमहूरियत कायम की गई। अब दोनों जानिब आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, जिसकी वजह से आपस में डिस्ट्रस्ट और टेंशंस पैदा हुई। फिर 1949 में सोवियत यूनियन न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। इससे मगरबी ममालिक के टेंशंस में और इजाफा हुआ और फिर इसी साल मगरबी ममालिक ने कनाडा और अमेरिका के साथ मिलकर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कायम की, जिसे नेटो कहा जाता है। तमाम ममालिक ने मिलकर नेटो आर्मी बनाई, जिसका मकसद ये था कि वो नेटो में शामिल सब ममालिक का दिफा करेगी, और अगर नेटो में शामिल किसी एक मुल्क पे भी अटैक किया गया तो ये समझा जाएगा कि नेटो में शामिल सब ममालिक पे अटैक किया गया है। लेकिन हकीकत में नेटो बनाने का मकसद वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रमोट करना और सोवियत ताकतों के खिलाफ लड़ना था। फिर इसी साल सोवियत ने कामयाब न्यूक्लियर टेस्टिंग की और वो न्यूक्लियर पावर बन गया। 1954 में इन ममालिक ने सोवियत के साथ मिलकर वॉरसॉ पैक्ट के नाम से इत्तेहाद बना लिया। सर्द जंग कई दहाइयों तक चलती रही और फिर 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। इसी साल यूक्रेन और कई और ममालिक ने सोवियत से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब सोवियत एक कमजोर रशिया समेत 15 ममालिक में तकसीम हो गया। सर्द जंग तो खत्म हो चुकी थी और सोवियत यूनियन भी टूट चुका था, लेकिन नेटो इत्तेहाद मजीद मजबूत होने के साथ साथ फैलता चला जा रहा था। 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक ने नेटो ज्वाइन कर ली। फिर 2004 में 4 और ममालिक नेटो क्लब के मेंबर बन गए। नेटो की फौज रशिया के करीब आती जा रही थी। अब नेटो और रशिया के दरमियान जॉर्जिया, बेलारूस और यूक्रेन बचे थे और ये दोनों नेटो क्लब के मेंबर बनना चाहते थे। ये दोनों अगर नेटो ज्वाइन कर लेते तो नेटो की फौज रशिया के बॉर्डर पे आ जाती। 1994 में यूक्रेन नेटो का मेंबर तो नहीं लेकिन पार्टनर बन गया और पार्टनर बनने से यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन में कुर्बत बढ़ गई। फिर 2013 में यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना था, लेकिन वक्त आने पे यूक्रेनी गवर्नमेंट ने न सिर्फ एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया बल्कि रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने को तरजीह दी। इससे पूरे यूक्रेन में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और लोगों ने सड़कों का रुख कर लिया। ये मुजाहिरे कई महीनों तक चले। फिर यूक्रेनी सदर ने क्रैक डाउन किया, जिसमें कई मुजाहिरीन मारे गए। हालात इस कदर खराब हो गए कि यूक्रेनी सदर को न सिर्फ अपना ऑफिस बल्कि मुल्क भी छोड़ना पड़ गया। यह वाकया 2013 में पेश आया, जबकि दूसरी जानिब 2012 में रशिया के नए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इलेक्ट हो चुके थे। Кто сказал «да» великой России? Я вас спросил однажды, мы победим? व्लादिमीर पुतिन ने आते साथ ही स्ट्रेटजी बनाई और यूक्रेन पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू किया। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पे कब्जा किया और फिर रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने डोनेट्स्क और लुहांस्क पे कंट्रोल हासिल करके इन इलाकों को यूक्रेन से अलहदा करार दे दिया। पुतिन शुरू से ही यूक्रेन को नेटो से दूर रखना चाहता था, क्योंकि यूक्रेन के नेटो का मेंबर बनने से रशिया की सालमियत को खतरा था, मगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने पे बज़द था। यही वजह थी कि नवंबर 2021 में पुतिन ने फैसला किया कि वो यूक्रेन पे मुकम्मल तरीके से कंट्रोल हासिल करेगा। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक तकरीबन 1 लाख रूसी फौज को यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात किया गया। इसी दौरान पुतिन ये भी कहता रहा कि यूक्रेन पे हमला करने का उसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद पुतिन ने अपनी डिमांड्स पेश कर दी। पुतिन ने कहा कि नेटो मजीद आगे ना बढ़े और अपनी फौज को रशिया से दूर 1997 के मुकर्रर करदा बॉर्डर पे ले जाए। मगरबी ममालिक ने न सिर्फ डिमांड मानने से इनकार किया बल्कि अपनी फौज को स्टैंड बाय करके मजीद बढ़ा दिया। दूसरी जानिब रशियन फौज ने यूक्रेन को हर तरफ से घेरे में ले लिया और यहाँ बेलारूस के बॉर्डर पे फौजी सरगर्मियां भी शुरू कर दी। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 21 फरवरी को जंग का खतरा हकीकत में बदल गया जब रूसी फौज यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करके डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके में दाखिल हो गई। कहा गया कि फौज अमन कायम करने के लिए दाखिल हुई है। यूक्रेन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रशियन अवाम से बरह रास्त अपील की। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। कई आलमी रहनुमाओं ने रशिया के इस हमले के खिलाफ आवाज उठाई। रशिया समेत पूरी दुनिया में इस जंग के खिलाफ मुजाहिरे भी किए गए।
यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक ने यूक्रेनी लोगों के दाखिले के लिए बॉर्डर भी खोल दिए और नेटो की रिस्पांस फोर्स भी हिस्ट्री में पहली बार एक्टिवेट हो गई। यूक्रेनी सदर ने मगरबी ममालिक से नाराजगी का इजहार किया कि कोई भी मुल्क उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, और कोई मुल्क आगे आता भी कैसे। पुतिन दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करता है और उसने पहले से ही सबको धमकी दे रखी है। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. इसीलिए वो तमाम ममालिक जो इस जंग के खिलाफ हैं और रशिया को कमजोर करना चाहते हैं, वो अब रशिया पे मौशी पाबंदियां लगाने के साथ साथ यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहे हैं। तलहा जहांगीर मीर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। खुसूसी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है हमें समझाने के लिए कि असल में रूस और यूक्रेन के दरमियान मामला क्या है, ये सारा मुद्दा क्या है। रिपोर्ट में आपने देखा तलहा जहांगीर मीर की रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मौसमाती तब्दीलियों की जो दुनिया भर में बढ़ते हादसात का सबब बनती जा रही हैं। गुज़श्ता 50 साल में औसतन हर दिन दुनिया के किसी न किसी हिस्से में सैलाब, तूफ़ान या किसी दूसरी सूरत में मौसमाती आफतों का सामना रहता है। हम आपको आगाह भी करते रहते हैं। 2021 में सामने आने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियाँ हर साल 50 लाख अफराद की मौत का सबब बन रही हैं। ऐसे हादसात से लोगों की हिफाजत के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी वजह से बड़ी तादाद में पेशगी इत्तलात के बिना पर अमवात से बचा जा सकता है। लेकिन नाजरीन, दुनिया की 1/3 आबादी को अब भी ये सहूलियत मुयसर नहीं है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ऐसी अर्ली वार्निंग के लिए आलात ही नहीं हैं, जिसकी वजह से इन खित्तों में अमवात बाकी दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सूरत हाल से निपटने के लिए अगले 5 साल में दुनिया भर में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने का मंसूबा सामने आया है। ये मंसूबा किस तरह काम करेगा और कितनी लागत आएगी, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये खबर अच्छी है। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियां बढ़ने के साथ आफात और हादसात भी बढ़ते जा रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक 21वीं सदी के आगाज से लेकर 2019 के दरमियान होने वाली 9.4% अमवात का ताल्लुक माहौलियाती तब्दीलियों से है, जबकि हर साल माहौलियाती तब्दीलियां हर साल 50 लाख अफराद की मौत का सबब बन रही हैं। गुज़िश्ता 50 साल में औसतन हर दिन दुनिया के किसी न किसी हिस्से में सैलाब, तूफान या किसी दूसरी सूरत में मौसमियाती आफतों का सामना रहा है। निस्फ सदी के दौरान ऐसे हादसात में 5 गुना इजाफा हुआ है। ऐसे हादसात की पेशगी इत्तलात और आफतज़दा इलाकों को लोगों से खाली कराने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सिस्टम के इस्तेमाल से हालिया सालों में अमवात की शरह कई फीसद कम हुई है, लेकिन ये सहूलत दुनिया के तमाम खित्तों में मुयस्सर नहीं। अब भी दुनिया की 1/3 आबादी इससे महरूम है। अफ्रीका की 60% आबादी, जनूबी अमेरिका के कई इलाके और बहरे अलकाहिल के कई जजीरों में अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद ही नहीं, जिनकी वजह से हादसात की पेशगी इत्तलात लोगों तक पहुंचाई नहीं जा सकती और नतीजतन अमवात की शरह इन इलाकों में कहीं ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस सूरत हाल से निपटने के लिए अगले 5 साल में दुनिया भर में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने का मंसूबा सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी मौसमियाती तंजीम को एक ऐसी नई स्कीम तैयार करने का कहा है जिससे आने वाले 5 सालों में सारी दुनिया की आबादी को हादसात से पेशगी इत्तलात की मुअस्सर सहूलत मुहैया की जा सके। उन्होंने नया मंसूबा शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में मौसमियाती असरात और भी बदतर होना यकीनी है और ऐसे में ये बात नाकाबिल कबूल है कि 1/3 आबादी को आने वाले हादसे की पेशगी इत्तला ही न हो। आलमी मौसमियाती तंजीम के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे मंसूबे पर काम करने और लोगों को इस हवाले से आगाही देने पर $1.5 बिलियन की लागत आएगी। माहिरीन के मुताबिक वस्ती और मगरबी अफ्रीका, कैरिबियन के ज्यादातर ममालिक और बहरे अलकाहिल के कई जजीरों में इस सिस्टम की फौरी जरूरत है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, दिन भर की अहम खबरें हमने आज आप तक पहुंचाई। अब आपसे कल दोबारा मुलाकात हो रही होगी, लेकिन जाते जाते हम आपको दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और अजीब खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये खबरें देखते हैं हमारे सेगमेंट चलते चलते में। दुनिया का सबसे बड़ा अमन इनाम हासिल करने वाले रूसी सहाफ़ी ने नोबेल अमन इनाम बेचकर यूक्रेन के पनाहगुज़ीनों पर रकम खर्च करने का ऐलान कर दिया। रूसी सहाफ़ी 1993 से अपना अखबार चला रहे हैं
उनकी साफगोई और रूसी हुकूमत पर तनकीद की बिना पर 2021 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया था। अपनी वेबसाइट पर बयान जारी करते हुए रूसी सहाफी ने कहा कि इनसे यूक्रेन की जख्मी और बीमार बच्चों को देखा नहीं जाता, इसलिए नोबेल इनाम का तमगा नीलाम करके इसकी रकम एक खैराती फाउंडेशन को देंगे जो कि यूक्रेनी पनाहगुज़ीनों की मदद कर रहा है। दुनिया भर में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में एक भारतीय शहरी ने इसका हल निकाल लिया। नई दिल्ली के एक रहायशी ने पेट्रोल की कीमतों से तंग आकर अपना बाइक बेचकर घोड़ा खरीद लिया। औरंगाबाद के एक कॉलेज में नौकरी करने वाले शेख यूसुफ का अपने घोड़े का नाम जिगर रखा है और अब रोजाना घर से कॉलेज और कॉलेज से घर घोड़े पर ही जाते हैं। यूसुफ का कहना है पेट्रोल खरीदना अब इनके बस से बाहर हो चुका। वो अपने फैसले से बहुत मुतमिन है। घोड़े की सस्ती सवारी ने इनकी जिंदगी को आसान कर दिया है। ऑनलाइन बिजनेस कंपनी अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की साबका अहलिया मैकेंजी स्कॉट ने बेघर अफराद के लिए सरगर्म एक खैराती इदारे को $436 मिलियन का अतिया दे दिया। अमरीकी इमदादी तंजीम का कहना है कि ये रकम यूक्रेन के पनाहगुज़ीनों समेत अमरीका और दुनिया के दीगर ममालिक में बेघर इंसानों के लिए पनाहगाहों की तामीर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 51 साला मैकेंजी स्कॉट की दौलत का तखमीना फोर्ब्स मैगजीन ने $49.3 बिलियन लगाया है। वो दुनिया की अमीर तरीन खवातीन में से एक हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपनी दौलत का कम अज कम निस्फ हिस्सा खैराती और फलाही कामों के लिए अतिया कर देंगी। श्रीलंका में कागज की किल्लत की वजह से लाखों बच्चों के सालाना इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर को महफूज रखने के लिए कागज और दीगर अहम अशिया की दरामद पर आयद पाबंदी की वजह से कागज की किल्लत पैदा हो गई है, जो कि श्रीलंका के मगरबी सूबे में शुरू होने वाले 9वीं, 10वीं और 11वीं जमातों के इम्तिहानात मुलतवी करने का सबब है। 1948 में आजादी के बाद से श्रीलंका बदतरीन मुआशी बहरान का सामना कर रहा है और मुल्क के ज़खायर को बचाने के लिए श्रीलंकन हुकूमत ने दरामदात पर पाबंदी आयद कर रखी है।